Welcome friends to this episode based on chapter 4 of your चाहे वहाँ कुछ ना मिले पर आपको पेप्सी या ठंडा मिल जाए। और इनका एडवर्टाइजिंग और इनने इतना ज़्यादा ह्यूमन माइंड साइकी को कैप्चर कर लिया है कि पहले ज़माने में जब हमारे यहाँ लोग घर पर आया करते थे मेहमान, तो हम लोगों को ठंडाई या लस्सी या शरबत कुछ ऐसे दिया करते थे। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ठंडा मतलब कोका कोला। आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स कैसे आते हैं। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, मल्टी लेवल कॉर्पोरेशंस को अपने प्रोडक्शन में, अपनी सेलिंग में, अपनी एडवर्टाइजिंग में, अपनी स्ट्रैटेजी में क्या करना होता है कि लोकल एरियाज को टारगेट करना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, हमने लिखा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, पर हम इस बी को हटा के इसकी जगह ग्लोबल की जगह लोकल कर देते हैं, इसको ग्लोकलाइजेशन। यानी कि आप ग्लोबल भी हैं और आप लोकल को भी केटर कर रहे हैं। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैकडी है, मैकडोनल्ड्स जो है वो बर्गर बनाता है। बर्गर जो किंग है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, ये सारे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये यूएस में है, अमेरिका में है। अब ये जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं, इनको वहाँ के लोगों के हिसाब से अपना मेन्यू बनाना पड़ता है। अब जैसे मैकडोनल्ड्स है, जब ये इंडिया में सेल करती हैं तो ये एक स्पेसिफिक मेन्यू बनाते हैं। जैसे मैकालो टिक्की बर्गर, पनीर बर्गर, चिकन टिक्का बर्गर। अब पनीर टिक्का, चिकन टिक्का तो ये इंडिया स्पेसिफिक है, ये लोग तो मल्टीनेशनल्स हैं। तो ये इस तरीके से क्या कर रही हैं, यहाँ पे अपने आप को लोकल नीड्स के हिसाब से ढाल रही हैं। इसको कहते हैं अडेप्टिंग टू द लोकल नीड्स। जैसे पनीर में है आपका तीखा पनीर या मिर्ची वाला होगा, या उसमें पिज़्ज़ा हट में आपका जो होगा देसी पनीर। इस तरीके के नाम होते हैं और वैरायटीज़ होती हैं जो ये लोगों को ऑफर करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, लोकल पीपल टेंड टू कनेक्ट विद द फॉरेन ब्रांड। अब आपको मैं कहूँ कोई ऐसी डिश है कॉन्टिनेंटल में है जिसको मैं कहूँ बुर्शाता। अब बुर्शाता आप नाम ही सोचेंगे कि पता नहीं मैं ऑर्डर कर दूँ तो क्या खाने के लिए मिलेगा। समटाइम्स यू आर वेरी सस्पिशियस बिकॉज हमारे ईटिंग प्रेफरेंसेस होते हैं, हैबिट्स होते हैं, एंड वी डोंट टेंड टू गो फॉर थिंग्स विच वी डू नॉट रिलेट टू। तो आप देखोगे कि आप मैकडी में 5 मिनट खड़े होकर क्यू को ऑब्जर्व करो एंड ऑब्जर्व देयर ऑर्डरिंग पैटर्न कि किस तरीके से लोग ऑर्डर कर रहे हैं। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 50% जो ऑर्डर्स हैं वो उन आइटम्स के हैं जिससे कि वो लोग ब्रांड में कनेक्ट कर सकते हैं। पनीर टिक्का, आलू टिक्का, चिकन टिक्का। तो देयर इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द लोकल नीड्स, द लोकल एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन विद द मल्टीनेशनल ब्रांड। अब जैसे इमेजिन कीजिए इसी मैकडोनल्ड के आउटलेट के बाहर एक और बर्गर वाला खड़ा है जो इंडियन सेलर है। वो अपना सारा आइटम्स जो है वो लेकर आता है, दिन में अच्छे से बनाता है। उसके पास एक छोटा सा कियोस्क है, रेडी है, उस पर कांच का ऐसे फ्रेम लगा है और उस पर नाम लिखा है अपना बर्गर कॉर्नर। और वो एक तरीके का बर्गर ऑफर करता है आपको, वेज बर्गर या आप समझ लीजिए आलू टिक्की बर्गर। अब आप यहाँ पे सड़क पे खड़े हैं, आप एक तरफ देख रहे हैं मैकडोनल्ड्स है और एक तरफ अपना बर्गर कॉर्नर है, तो आपकी चॉइस क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होंगे वो मैकडी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मैकडी की प्राइसेस कम है,
उसमें क्वालिटी ज़्यादा है, वो आपको एयर कंडीशनर प्रोवाइड कर रहा है, आप वहाँ पर बैठ के खा सकते हैं, एक स्टाइल, एक लाइफस्टाइल को आप परस्यू करते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। मान लीजिए वो कोई ऐसी चीज़ बेचता है मैकडी जो आपको समझ नहीं पाते या आप उससे रिलेट नहीं कर पाते, तो यू वुड हैव गॉट अट्रैक्टेड टू अपना बर्गर। पर अपना बर्गर कॉर्नर और मैकडी जब आपको दोनों एक ही चीज़ तरीके से दे रहा है, तो देन यू गेट अट्रैक्टेड टू द मोर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज दैट आर बीइंग ऑफर्ड। तो आप ये देखोगे अपना बर्गर कॉर्नर पे जो थोड़ा डस्ट है, क्योंकि खुले में खड़े होकर खाना है, उसका पैकिंग भी इतना अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्ट हम सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, हम उसके साथ बहुत सी चीज़ें जो होती हैं रिलेट करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में ये पूरा का पूरा पैकेज आता है हमारे पास, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आता है। तो उससे एसोसिएटेड वैल्यू, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थिंकिंग, वर्ल्ड व्यू, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इंडिया ने क्या किया कि बहुत सालों तक अपने आप को क्लोज सिस्टम रखा टू अवॉइड कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अब प्रोटेक्ट कैसे करते थे? वो लोग बाहर के इम्पोर्ट्स पे टैक्सेस लगा देते थे, जिसके कारण कि आपको इंडिया में प्रोडक्ट लाने के लिए टैक्स देना होगा, और जब आप टैक्स देंगे तो आपको जो वस्तु है या कमोडिटी है उसका प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए इंडियन टॉय इंडस्ट्री थी। इंडियन टॉय इंडस्ट्री जब पहले लिमिटेड टॉयज हुआ करते थे, एक पर्टिकुलर क्वालिटी, ब्रांड या स्टैंडर्ड के होते थे, फिर चाइनीज टॉय से कंपटीशन हुआ, तो शुरू में उन पे टैक्सेस ज़्यादा हो सकते थे कि भाई आप बाहर से मंगा रहे हैं क्योंकि आप अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इस तरह कार्स में जो है, जो हाई एंड कार्स हैं, जो मोटे मोटे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और ज़्यादा महंगी कारें हैं, इम्पोर्टेड कारें हैं, उन पर बहुत टैक्स लगाते हैं कि वो कारें यहाँ आएंगी तो उनको आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उनके दाम से ज़्यादा कई बार टैक्स हो जाता है, तो इसलिए आप अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। But around 1990s, the policy of LPG, liberalization, privatization and globalization, जो तीनों एक सी हैं, Indian government thought of opening the gates for foreign companies to come and invest in India and establish their business. तो उन्होंने धीरे धीरे टैरिफ बैरियर्स को हटाया, जो टैक्स बैरियर्स होते हैं उनको थोड़ा सा लचीला बनाया, मतलब उनमें थोड़ी सी कंसेशन दिए कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। So government planned
लिपस्टिक है, कोई फेस का क्रीम है, और कोई जब बाहर से आता था वो ऐसी चीज़ें लेके आता था और अपने परिवारजनों में, नेबरहुड में ये चीज़ें बांटता था। एंड पीपल यूज टू कीप दीज थिंग्स फॉर लॉन्ग एज सुवेनिर कि ओ ये हमारे पास अमेरिका से आया है, ये कोई मेरा फ्रेंड लंदन से लाया है। ये ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल हुआ करते थे और हमें इतनी वैरायटी को एक्सेस नहीं थी। बट जब से लिबरलाइजेशन हुआ और हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, फॉरेन ब्रांड्स इन कॉस्मेटिक्स, फॉरेन ब्रांड्स इन क्लोथिंग, मार्क एंड स्पेंसर, H&M, जो भी आप नाम सोच सकते हैं वो कंपनी, लुई फिलिप्स, लिवाइस जीन्स, ये सब हमारी इंडिया में आई एंड दीज थिंग्स वर इजीली अवेलेबल फॉर आवर कंजम्पशन। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, वैरायटी आई। आप अपने ज़माने को देखिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए जो कि 45 या 55 की जनरेशन के हैं, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए। तीनों ज़मानों में, तीनों एराज में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। आपके ग्रैंड पेरेंट्स वर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड चॉइसेस। आपके पेरेंट्स ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है लिमिटेड चॉइस से वैरायटी में, और आप तो हुए ही वैरायटी के ज़माने में हो जहाँ पे इतनी अवेलेबिलिटी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और अब पिछले 20 वर्षों में एक नई प्रोफेशनल क्लास एंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज गोइंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज। अब जो चले गए वहाँ बस गए, वो 2-2 3-3 जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं, वो डायस्पोरा वहाँ पे रहता है। जो लोग आजकल जा रहे हैं ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं, मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं, ये वहाँ पर जाके जॉब करते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं और भी लड़कियां भी जो हैं वो भी अकेली जाती हैं और वहाँ जाके नौकरी करती हैं या पढ़ाई करती हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जाते हैं। अब इस आने जाने का, लार्ज नंबर ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट होता है कि अ काइंड ऑफ एथनोस्केप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। हमारे कल्चर्स की मिक्सिंग होती है, पीपल गेट टू नो अस, वी गेट टू नो पीपल। हमारा वर्ल्ड व्यू चेंज होता है, हमारा आउटलुक चेंज होता है। मान लीजिए आप एक छोटे से गांव की बात करें, वहाँ लड़की को पढ़ने के लिए ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे पढ़ना है। तो आप इमेजिन कीजिए वो कहे कि मैं पढ़ने के लिए बाहर गाँव जाऊँगी। अब बाहर गाँव जाने का भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि इसको किसके साथ भेजें, कैसे भेजें। फिर वो कहेगी कि मैं बाहर गाँव जाऊँगी तो सही, डेली आना जाना नहीं करूँगी क्योंकि दूर है, मैं वहीं घर लेकर रहूँ।
कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या कुछ गलत भी होता है? क्या कोई समस्याएं भी क्रिएट होती हैं? होती हैं, बहुत सारी होती हैं। जैसे एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इसी तरीके से एवरी सोशल फिनोमेना हैज टू साइड्स। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं और उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो इन चीज़ों को हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं बुराइयाँ हैं तो ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, या ग्लोबलाइजेशन में अच्छाइयाँ हैं तो कोई बुराई नहीं हो सकती। वी हैव टू सी द पर्सपेक्टिव कि हम उसको किस चश्मे से देख रहे हैं, हम उसको किस लेंस से देख रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें एनालाइज करना होता है कि ग्लोबलाइजेशन का आउटकम क्या है। कई बार ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू लीड टू ग्रेटर इनइक्वालिटीज। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइज हुआ, तो सचमुच छोटे जो इंडिजिनस क्राफ्ट्समैन थे, कल्चर्स थे, शॉपकीपर्स थे, मर्चेंट्स थे, दे हैड टू फेस अ स्टिफ कंपटीशन विद द फॉरेन ब्रांड्स या हेवी प्लेयर्स इन द मार्केट, जिनके पास पैसा था और वो इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे कि अगर मैं बर्गर वाली बात करूँ दोबारा से, तो अपना बर्गर कॉर्नर वर्सेस आप लगा लीजिए मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग, एंड एक तीसरा हो जाता है निरूलाज, जो इंडियन ब्रांड है बट इट्स अ कॉस्टली ब्रांड। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो किसको, जो कौन सफ़र करेगा ज़्यादा? हो सकता है अपना बर्गर वाले को ज़्यादा लॉसेज हो, क्योंकि वो छोटे पैमाने पर ऑपरेट कर रहे हैं। So privatization and liberalization tends to go in favor of the rich established brands. आप ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार शायद ब्रांड क्वालिटी ही दे रहा होगा आपको। कई बार आपको लोकल मार्केट्स में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बट क्योंकि उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम उनको इतना कंज्यूम करने में इंटरेस्ट नहीं रखते जितना हम वी गेट। होता है, एक पैकेज है जो ग्लोबलाइजेशन के गुड्स का है। गुड्स मतलब यहाँ पे अच्छाइयों का, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट ऑन द अदर हैंड ग्लोबलाइजेशन आल्सो टेंड्स टू हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स। यहाँ पे क्या होता है? इट लीड्स टू ग्रेटर इनइक्वालिटी। The smaller businesses or medium-sized businesses tend to suffer in the wake of greater competition or stiff competition. बड़ी कंपनीज पैसा लगा देंगी, छोटी कंपनीज कहाँ से लगाएंगी? तो अपना बर्गर कॉर्नर आपको सिर्फ बर्गर देगा, शायद एयर कंडीशनिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक जगह पे, एक स्ट्रक्चर में, एसीज वगैरह में। सो इट बिकम्स अनफेयर। अनफेयर इन द सेंस कि छोटे लोग अपना बिजनेस लूज करते जाते हैं, धीरे धीरे कई बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं और वो भी फिर नौकरियों की तलाश में भटकते हैं दूसरे कंपनीज में। इसके अलावा एक क्रिटिसिज्म ग्लोबलाइजेशन का है जो पहले एपिसोड से हम रिलेट करते हैं, कन्वर्जेंस का। जब सब कुछ एक सा लगने लग जाएगा तो मल्टीकल्चरलिटी कहाँ जाएगी? आपका मेरा डिफरेंस इन द सेंस ऑफ यूनिकनेस, आपकी भाषा की अच्छाई, आपके कपड़े की अच्छाई, आपके पहनावे की, आपके खाने की जो डिस्टिंक्टिवनेस थी, वो सब कुछ विल गेट रिड्यूस टू पनीर टिक्का बर्गर। इज दैट सो? तो हमारे जो सक्सेसिव जनरेशन्स हैं, फिर से आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि दादाजी या नाना जी, बदलाव तो हो रहा है, पर इस बदलाव में क्या बुराई दिखती है? तो वो आपको बताएंगे कि हमारे ज़माने में ऐसा संगीत होता था, लोक नृत्य होता था, ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स होते थे। अब तो सब कुछ क्या है, पहले बॉलीवुड कल्चर बन गया, अब हॉलीवुड कल्चर बन गया, और सब एक साइड डांस ड्रामा सब होमोजेनस हो रहा। तो दे आर वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और हो सकता है आने वाली कुछ जनरेशन्स बिल्कुल ही भूल जाएं कि ट्रेडिशनल आर्ट क्या था, क्राफ्ट क्या था, एंड एवरीबडी थिंक्स लाइक अमेरिका।
और एवरीबडी थिंक्स लाइक वेस्ट। तो क्या ये सही है? Where do I draw a line? कहाँ पे मैं वो सीमा रेखा ड्रॉ करूँ कि ग्लोबलाइजेशन यहाँ तक ठीक है, इससे आगे दिस इज डैमेजिंग। आप ध्यान रखना लाइफ में एक चीज में कि यूज और एब्यूज में बहुत कम डिफरेंस होता है। आप किसी चीज को यूज करते हैं और कब वो एब्यूज में कन्वर्ट हो जाती है हमें आसानी से पता नहीं चलता। यहाँ पे हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ती है। जैसे कि मेरा मोबाइल फोन है, मैं उसको यूज कर सकती हूँ लोगों से बात करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, एकदम क्विक किसी से कनेक्शन करना हो करने के लिए। मैं थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी कर सकती हूँ, मैं उस पर पढ़ाई भी कर सकती हूँ। जैसे आप ऐप से मेरे को एक्सेस कर रहे हो लेक्चर्स, तो यूज कर रहे हो। बट ये यूज कितनी देर हो रहा है और कहाँ जाके एक लाइन ड्रॉ करूँ कि ये एब्यूज ना बने। जैसे कुछ बच्चे लगातार दिन में मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई ना कोई डांस, ड्रामा, कुछ व्हाट्सएप, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। पेरेंट्स को बहुत शिकायत भी रहती है। तो यूज एंड अब्यूज हैज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंशिएटिंग द टू रेल्म्स। आपको भी ये ध्यान रखना है कि इस ग्लोबलाइजेशन जैसे सोशल प्रोसेस में कहाँ तक ये इफेक्टिव है और कहाँ इसके नेगेटिव फॉलआउट्स अनफोल्ड होने लगेंगे। तो इस चैप्टर को समराइज करते हैं। हमने बात की ग्लोबलाइजेशन की एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। आपको मेन क्या चीजें याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस। यू हैव टू रिमेंबर ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एवोल्यूशन, कब से हुआ और कब ज़्यादा स्पीड बढ़ा। यू हैव टू रिमेंबर द causes and consequences of globalization, different areas, different activities. You have to remember globalization in general as a process of integration of economic activities all over the world. फिर नहीं है कि एक व्यक्ति को नहीं लगेगी और दूसरे को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगेगी। सो वी आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय इट। बट when you grow old or when you mature, you have to take conscious decisions, wisdomful decisions, that how is it affecting me, my people, my family, my life and my society and my nation. This is what will make you a true social scientist, a good citizen. इन सब बातों के बारे में अवेयर होंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, हम अपने कल्चर को बचा पाएंगे, हम अपने ट्रेडिशंस को बचा पाएंगे। हम एक चीज की कॉस्ट पे दूसरी चीज को डेवलप नहीं कर सकते। सो यू हैव टू थिंक इन बैलेंस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स। एंजॉय वॉचिंग मोर you may say videos or movies on globalization that help you in understanding and grasping the subject in greater detail. Thank you for watching this video and we'll discuss next chapter in the next episodes.